Good afternoon, everyone. NCERT में हम पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शंस, वो चैप्टर पहले कंप्लीट करना है, इसलिए हमको इनऑर्गेनिक को थोड़ा ध्यान देना है। रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें जो फर्स्ट बैच है उसने लेयर टेस्ट वाली बात पढ़ ली थी, और जो सेकंड बैच है वो उससे जस्ट पहले रुक गया था। तो लेयर टेस्ट एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ आगे पढ़ेंगे। लू गर्मी लग रही है, ये गर्मी तुम्हें बचा सकती है, सोचो कैसे है। आइसक्रीम आइसक्रीम तो बहुत छोटी चीज है। क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि आज और कल और परसों जो भी मेरी क्लासेस है आपके बैच पे, खासकर परसों वो फ्रेशर और टारगेटी कंबाइंड क्लास ले, बट इतनी गर्मी है कि सारे एसी भी चला दें तो भी क्लासरूम बहुत गर्म हो जाएगा। काफी देर बच्चे बैठेंगे तो और गर्म होता चला जाएगा। कल भी देखा तो कुछ गर्मी कम होने वाली है नहीं, तो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इन 2 दिनों को यूज करें और मतलब क्लास हो भी पाए। कि अभी तो इतनी गर्मी है कि कंबाइंड क्लास लेने का सोच ही नहीं सकते, तो मतलब खैर जो भी है तो पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से एक दो रिएक्शन आप समझिए। अगर आपके पास Br माइनस है पानी में और आप उसमें क्लोरीन पास कर देंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा ऑक्सीडाइज और फ्लोरीन हो जाएगा रिड्यूस। जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से सोचे कि क्या ये रिएक्शन सही है या गलत लिख दी हमने। क्या जो ऑक्सीडाइज हुआ है उसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जो रिड्यूस हुआ है क्या उसी का रिडक्शन होना चाहिए? क्या है आपके जवाब? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है कि अगर इस तरह की रिएक्शन होती है, ये एकदम लॉजिकल रिएक्शन है, सही रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, राइट। जो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले ऊपर हो रहा है ऑक्सीडाइज, और जो आता है बाद में या नीचे वो हो रहा है रिड्यूस। और यही आपको वहां पे
रिएक्शन 8.41, 8.42, 8.41A एंड 8.42B एंड 8.43, इन 5 रिएक्शन में यही मिलेगा आपको, राइट। और हम आने वाले दिन हम यही रिएक्शन वापस पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर इनको लेयर टेस्ट के नाम से पढ़ेंगे। लेयर टेस्ट क्या होता है? ये ब्रोमाइड और आयोडाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि कंफर्म करना है कि आयोडाइड ये है, तो उसके लिए जो टेस्ट है वो लेयर टेस्ट ही है। रिएक्शन यही होती है, ये टेस्ट कैसे बन गया समय आएगा तो पढ़ाएंगे। ब्रोमाइड आयोडाइड का टेस्ट होता है, इससे कंफर्म होता है कि हाँ ये है, ठीक है। तो जो लोग सेकंड बैच से हैं, आप फटाफट रिएक्शन तो लिखी थी आपके सामने, और उसको वहीं पे लिख दो कि हाँ ये तो सही है, और ये लेयर टेस्ट में काम आता है। यहाँ बैठे हो तो तुम लोग को तो गर्मी नहीं लग रही, तुम्हारे सामने इसके आगे जो लोग पीछे बैठे उनको तो बिल्कुल नहीं लग रही होगी, तो आप तो दोनों तरफ एसी है। आगे अलग तो हाँ, अब आइए अगले पेज पे आया डिस्प्रपोर्शनेशन। सबसे पहली बात तो एसपी और सीबीआई, एसपी और सीबीआई डिस्प्रपोर्शनेट इन बेसिक में। क्या ये इस साल पढ़ाया? पिछले साल तो पढ़ाया ही था, इस साल पढ़ा दिया भाई। एस मतलब सल्फर, और सल्फर का जब डिस्प्रपोर्शनेशन होता है बेसिक मीडियम में तो कुछ सल्फर तो जाता है -2 और कुछ सल्फर ऑक्सीडाइज होकर जाता है +2 में। यस, इलेक्शन याद है। फिर है फास्फोरस। फास्फोरस हम व्हाइट फास्फोरस की बात कर रहे हैं, रेड फास्फोरस की अलग रिएक्शन होती है, बात नहीं कर रहे। व्हाइट फास्फोरस, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होगा तो एक तो बनेगा PH3, जहां फास्फोरस चला गया -3, एक बनेगा H3PO2 जिससे फास्फोरस +1 में। लेकिन क्योंकि माहौल बेसिक है तो एसिड बन तो सकता है। ये हाइपोफॉस्फोरस है अपना, हाइपो वाला याद आ रहा है, लेकिन ये एक एक्सप्रेस दे देगा और एक्चुअली आपको मिलेगा इसका एनायन या सॉल्ट के लिए। फिर आए अपने सीबीआई। सीबीआई में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें 2 रास्ते बताए होंगे। अगर आपका जो बेस है वो कोल्ड है और डाइल्यूट है, फिर तो Cl- बनेगा, फिर ClO- बनेगा। अगर ये हॉट है और ये फर्म है तो ये Cl- और ये ClO3-, ये +1, ये +5। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? देखिए, सबसे पहले इन्होंने बात करी है H2O2 की थी, ये तो हमको पता ही है। H2O2 तो पड़ा टूटता है, हाँ या ना? पता है। फिर फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की रिएक्शन बता रहे जो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर यह जिंगल आपने पढ़ रखी है तो फिर आप ये जो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की रिएक्शन है वहां पर उसको वापस लिख लो कि ये तो वो है एसपी और सीबीआई है, वो जिंगल वापस लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद एक F2 और 2OH- वाली रिएक्शन मिलेगी। ये पढ़ लिया ना पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लिया है तो याद रखना, नहीं तो अभी पढ़ा दिया, इन्हीं में से याद रखना।
SPF CBI अगर याद नहीं है तो आप आगे बहुत परेशान होंगे। अब देखिए फ्लोरीन वाली रिएक्शन को अच्छे से समझना है। देखिए आयोडीन जो है वो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ब्रोमीन भी कर जाता है और क्लोरीन भी कर जाता है। इन सब में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। आयोडीन 0 से प्लस में भी जाता है, 0 से माइनस में भी जाता है। सेम फॉर ब्रोमीन, सेम फॉर क्लोरीन। बट फ्लोरीन जो है अगर आप उसे बेसिक मीडियम में डाल दो तो फ्लोरीन कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो तो रिड्यूस होने में ही विश्वास रखता है। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका बनेगा एक तो F माइनस, वैसे तो HF बनेगा पर क्योंकि मीडियम बेसिक है तो एसिड नहीं मिलेगा, उसको सॉल्ट एनायन मिलेगा, तो ये बनेगा, मिलेगा ये। और दूसरा वाला जो रूप है उसमें कुछ किताबें ऐसे लिख देती है, देखो इसका भी तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। इन्होंने OF को लिखा है, मैं भी OF को लिखता हूँ। OF राइट। अब कुछ लोग नादान लोग बोल सकते हैं कि देखो ये फ्लोरीन तो -1 है और ऑक्सीजन तो -2 में होता है, तो फ्लोरीन देखिए +1 में, ये भी तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो ये गलत कर दिया आप। कंपाउंड तो सही लिखा है बट ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है और फॉर अ चेंज ऑक्सीजन +2 में। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादातर -2 में होता है, हमेशा तो नहीं होता। और फ्लोरीन तो इसे लूट ही लेगा, फ्लोरीन तो इसको लूट ही लेगा, तो ये सही है। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है, इस रिएक्शन के नीचे देखो लिखा है 3 लाइन नीचे, दिस डिपार्चर शोन बाय फ्लोरीन इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर अस एज वी नो द लिमिटेशन ऑफ फ्लोरीन दैट बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इट कैनॉट एग्जिबिट एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यस और नो। उसकी अगली लाइन ही देखो, दिस मीन्स दैट अमंग हैलोजन फ्लोरीन डज नॉट शो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। तो अगर फ्लोरीन में भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होता मान लेते, पर फ्लोरीन में वैसी रिएक्शन होती है और कईयों को लगेगी ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, बट ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। फ्लोरीन ऑक्सीडाइज होने में विश्वास ही नहीं रखता, वो 0 से -1 में ही जाएगा। तो बाकी तीनों एक रास्ते चले, ये भटक के दूसरे रास्ते चला गया। यस और नो, यही बात वो समझा रहे। तो वो पैराग्राफ में जो लिखा है वो हमने समझ लिया, कोई शॉर्ट नोट हमसे लिखवाने वाला नहीं है। तो सुनो, इसको ऐसे याद रखो कि अगर आयोडीन को बेसिक मीडियम में डालेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन, ब्रोमीन को बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्लोरीन को बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन। फ्लोरीन एक अलग ही काम करने वाला है, ठीक है, ये अलग रिएक्शन है। एनसीईआरटी ने स्पष्ट बात कर दी। ओके, जेईई एडवांस में ऐसे आ सकता है, खूब सारे मॉलिक्यूल्स दे देंगे, बोले कि बेसिक मीडियम में बताओ इनमें से कौन कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। तो एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन। फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केलिजर रिएक्शन होती है, वो भी बेसिक मीडियम में ही होती है, वो भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ऑर्गेनिक वाला कोई ले लेंगे, एक H2O2 ले लेंगे, कुछ ऐसे ले लेंगे जो होते ही नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेट। तो जिसने पढ़ाई करी है वो सारे चुग लेगा, हाँ ये मैंने वहां पढ़ा था, ये मैंने यहाँ पढ़ा था, ये आंसर है। इन 12 रिएक्शन में से इन 7 में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, इन 12 में से 7 का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। ये सोचो, तो धीरे धीरे हम इकट्ठा कर रहे ताकि हम एग्जैक्ट नंबर तक पहुंच पाए। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अलग चलते हैं, फ्लोरीन अलग चलता है। बोले उसका क्या होता है, उसका ये होता है, इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं बोलना अपन को। ठीक है, समझ में आई बात? कुछ लिखना चाहो तो लिख लो।
यहाँ पे फिर दूसरी बात भी जोड़ देते हैं। अगर फ्लोरीन की रिएक्शन कराए पानी से, लिक्विड पानी, तो बनेगा HF एंड O। अगर वही पानी ले लिया, H2 ले लिया, लेकिन बर्फ है, अगर सॉलिड है तो बनेगा HF एंड H2। लेकिन यहाँ पर भी गलती मत करना, ऑक्सीजन तो -2 में रहता है, हाँ रहता है, लेकिन यहाँ पर -2 में नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर फ्लोरीन गया -1 में, ये फ्लोरीन गया -1 में, ऑक्सीजन है 0। ठीक है, और अगर यही फ्लोरीन में आप H2 के साथ OH माइनस ले लो तो बनेगा HF, बट वो HF की जगह आप F माइनस भी ले सकते हैं, एंड OF2। ऑक्सीजन अब सीधा +2 में गए, 0 भी नहीं, तुम चलो +2 में जाओ। ओके, ये इस तरह से याद रखना, पानी अलग है, बर्फ अलग है, और अल्कलाइन पानी अलग है। तो ये 3 में से 2 रिएक्शन एनसीईआरटी में ढूंढोगे, मिल भी जाएगी, अपन तीनों पढ़ लेंगे। इसको इस तरह से याद रखना कि फ्लोरीन की पानी के साथ कैसी रिएक्शन होती है, पानी अलग, बर्फ अलग, और पानी में बेस अलग। अच्छे से लिखो साइड में कहीं पे। अब आइए सॉल्ट एग्जाम्पल 8.5 पे, बहुत डेडली है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो भाई ClO4 माइनस का तो कॉमन सेंस हम बता देंगे। अब बाकी तीनों का कब होता है, मतलब ये तो नहीं कह सकते होता ही नहीं है, कोई परिस्थितियां होगी तो हो जाएगा। लेकिन बाकी तीनों का मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन बताया है, और एक का सिंपल है, ClO माइनस वाला का ठीक है, ClO2 माइनस, ये सब अलग अलग परिस्थितियां बता रहे हैं। तो ये थोड़ा रट लीजिएगा, फिर एडवांस वाले पूछ लेंगे, और कोई तरीका नहीं कि आप सोच लोगे। फिर क्लासिफाई प्रॉब्लम 8.6 सजेस्ट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली रिएक्शन बड़ी सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बारे में क्या जानते हो आप? है एंडोथर्मिक। हाँ, ये एकमात्र कंबस्शन है जो एंडोथर्मिक है। यस और नो? लिख लो लिख लो, ये एकमात्र कंबस्शन है जो एंडोथर्मिक है। और बात करते हैं अभी इसकी। दूसरा, NO कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। NO न्यूट्रल है या ना? है। और सब बहुत काम की, बहुत सिंपल लेकिन बहुत काम की बात। NO के पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन गिने जाए तो ऑड संख्या आएगी। N के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 7, और ऑक्सीजन के पास कितने? 8, तो 15 हो गए। अब आप 15 को कैसे अरेंज कर लो, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो अनपेड रह ही जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक है, राइट। और ज्यादातर चीजें जो पैरामैग्नेटिक होती है, इनका अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो कलर्ड भी होती है। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
इसके बावजूद ये कलरलेस है, तो लिखा जाए पैरामैग्नेटिक बट कलरलेस। क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो 1,00,000 में 99,998 बार कलर्ड होते हैं, लाख में 2 मिलेंगे जो नहीं है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनओ। और एक दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारा O2। O2 का कोई रंग नहीं, जबकि O2 तो पैरामैग्नेटिक है। MOT को पढ़ाया थे सर ने आपको, O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ये याद रखिएगा दो, बाकी हम 1,00,000 कंपाउंड ही पढ़ेंगे तो 2 एक्सेप्शन हमारे हो गए। ये अनपेड है, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है, तो कायदे से करंट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बट सच ये है कि नहीं है, ये दो नहीं है, याद रख लेना NO एंड O2, ठीक है। अच्छा, अब वैसे जब फ्लोरीन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, सुनिएगा, फ्लोरीन भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है जैसे N2 करता है, तो वो रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसको आप कंबस्शन बोल ही नहीं सकते। कंबस्शन में ऑक्सीजन 0 से -2 में जाता है, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन -2 में नहीं जा रहा। तो वो रिएक्शन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की रिएक्शन भी जिसमें OF2 बनता है, F2O बनता है, OF2 की बात है, जिसमें OF2 बनता है, वो रिएक्शन भी एंडोथर्मिक है। तो कैसे देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है तो कंबस्शन है। हाँ, आप ऐसा बोलो तो मान लेते, बट एक्चुअली कंबस्शन में ऑक्सीजन कहा जाता है 0 से -2, वो अगले को ऑक्सीडाइज करता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो भी एंडोथर्मिक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने आरसी मुखर्जी में ऐसा सॉल्व एग्जांपल किया है जिसमें F2O के कुछ वहां पे डेटा पॉजिटिव वाला आया था, ठीक है। बट हमने NO वाला भी याद रह जाए तो बहुत सेफ जोन में आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जैसे लिखी है वैसे नहीं पूछेंगे, कि जो भी पूछेंगे इसके बारे में हमने देख लिया और बार बार ये आता रहेगा, हमारे दिमाग में तो बैठ जाएगा। NO की कोई बात छेड़ते हमको सारी बातें दिख जाएगी। कोई हिंट देंगे कि कोई गैस है डायटोमिक, इट इज पैरामैग्नेटिक बट कलरलेस, डायटोमिक पैरामैग्नेटिक बट कलरलेस, तो या तो O2 है या NO है। अब कुछ तो हिंट देंगे ना, एलिमेंट है तो O2 है, बोले उसका एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 है तो O2 है, बोले एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 नहीं है मतलब एलिमेंट नहीं है वो, कोई ना कोई हिंट तो देंगे। अब कभी यूडियोमेट्री पढ़ाएंगे तो आएगा एक पायरागेलॉल करके एक लिक्विड होता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बोले उससे ऑक्सीजन जो गैस थी एल्कलाइन पायरागेलॉल में एब्जॉर्ब हो गई, तो जिसने पढ़ रखा है वो बोलेगा ये तो ऑक्सीजन है, वो बोले नहीं हुई मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो कौन सी है, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि जब वो बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बट कलरलेस तो कौन सी दो की बात सोचनी है। अगर आपको NO और O2 क्लिक ही नहीं हो रहा तो बाकी हिंट भी आप पकड़ नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही, तो हम इतनी बार वो बातें करेंगे, थोड़ी देर बाद अल्कलाइन पैरागेलॉल जब पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा ये बात, क्वेश्चंस करेंगे तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा। वैसे जैसे वैसा कुछ पूछेंगे तो आपके दिमाग में चीजें याद आने लगेगी। फिर भी बॉम्बे वाली रिएक्शन, ये तो लेड को आप गर्म कर रहे हो, लेड +2 का +2 में ही है। हाँ, नाइट्रोजन जरूर प्रभावित हुआ है, नाइट्रोजन पहले +5 में था और वो आगे +4 में, और फिर कोई ना कोई ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने वाला ऑक्सीजन स्वयं है, O2 बन गया, 0 में चला गया। NO2 के बारे में क्या जानते हो? NO2 भी पैरामैग्नेटिक है और रंग होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक चीजों का रंग होना चाहिए। NO2 का रंग कैसा होता है? रेडिश ब्राउन वो होता है, जिसको अपन जोड़ के N2O4 लिख देते हैं, और N2O4 में पानी डालते थे, एक HNO2 भी बनता है और एक HNO3 बनता है, और इसीलिए N2O4 को या NO2 को मिक्स्ड एनाइड्रेट बोलते हैं। एनाइड्रेट नहीं, मिक्स्ड एनाइड्रेट, कि तुमसे 2 एसिड मिलते हैं तो तुम 2 के एनाइड्रेट हो। कैसा हो? पढ़ाया ऐसा नहीं पढ़ाया? पहले से पढ़ाया, सेकंड बैच से आवाज नहीं आ रही, सेकंड बैच में पढ़ाया ऐसा एनाइड्रेट वाला फंडा नहीं पढ़ा ना? मुझे लग रहा है वो 2 मिनट मिस करके, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेंगे। वो तो पढ़ा हाइको, मेटापाइरो, और तो मेटापाइरो पढ़ा, तो उसी में एनाइड्रेट है 2 मिनट का। देखो क्विक रिवीजन, अगर मेरे पास ये ऑक्साइड है N2O5 और आप से पानी मिला दो तो HNO3 के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ये HNO3 में से पानी निकाल दो तो N2O5 बन जाएगा।
तो अगर ये नाइट्रिक एसिड है तो ये उसका सूखा हुआ रूप है, तो उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। जो सूखा है, शुष्क है, उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। अब ये नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड, ठीक है। तो किसी की वजह ये ले लिया, इसे पानी मिला दी तो क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल HNO2 के। HNO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो ठीक है, नाइट्रस एसिड एनहाइड्राइड, ये नाम हमें समझ में आता है, ठीक है, चलेगा। अब इसी के बजाय अगर N2O4 ले लें और उससे पानी मिलाए तो HNO2 भी बनता है और HNO3 बनता है। बैलेंस रिएक्शन चेक कर लो आप। अब क्योंकि इससे दो एसिड मिले तो अब मैं इसका एनहाइड्राइड भी नहीं बोल सकता, इसका भी नहीं बोल सकता, दोनों का है। तो ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड, ये वाला नाइट्रस एसिड का, और ये मिक्स्ड, कि भाई इससे दो एसिड मिलेंगे, दो एसिड्स का मिक्सचर एक तरह से, समझे, ठीक है। इसलिए ये वर्ड आया, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। अब मैं कई बार NO2 भी लिख दूंगा, NO2 के दो मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो N2O4 ही तो बनता है, ठीक है। ये छोटा सा फंडा था, नहीं पता तो पता चल गया, आगे बार बार आएगा, नॉट टू वरी। अगली रिएक्शन है NaH प्लस पानी। बड़ी धमाकेदार रिएक्शन है। कोई भी हाइड्राइड हो और आयनिक हाइड्राइड है तो Na प्लस इसे पानी अपनी रिस्क पे ही डालिएगा, क्योंकि रिएक्शन तो ये होगी, लेकिन ये बताना भूल गए कि साथ में बहुत ही ज्यादा हीट निकलेगी। बोले क्यों निकलेगी, आप देखिए समझिए। सिंपल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा, H पे माइनस और एक OH पे माइनस। हाइड्रोजन के पास H माइनस के पास स्टेबल होने का कोई आधार नहीं है, ना तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ना बहुत बड़ी साइज है, आई इफेक्टिव रेजोनेंस हो ही नहीं, अकेले किसके साथ क्या करोगे। लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है। तो अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें, तो OH माइनस की स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा है H माइनस से। तो अगर H माइनस से OH माइनस बनाया तो सही काम किया, और अगर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, रिलेटिवली इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो एनर्जी रिलीज भी तो होगी। फिर पहले H माइनस है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, बाद में OH माइनस बन गया जिसकी एनर्जी उससे बहुत कम है, तो बीच वाली एनर्जी कहीं का रिलीज होगी। हाइड्रोजन भी है, हीट भी है, और रिएक्शन बहुत फास्ट भी है। तो एकदम से हाइड्रोजन हीट और बहुत जल्दी से सब काम होगा, तो वहां आग वाग लग जाएगी और धमाका हो जाएगा। यस और नो। अगले ही चैप्टर में, हाइड्रोजन चैप्टर जो हम करने वाले हैं, उसमें यह बात लिखी मिलेगी कि हाइड्राइड की, आयनिक हाइड्राइड की पानी से बड़ी वायलेंट रिएक्शन होती है। NCERT ये वर्ड बोल रहा है, ऐसी लाइन बोल रहा है, समझ में आया। यहाँ पे लिखा जाए उसको कि दिस इज अ वायलेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन वही होगी, पूछेंगे अलग तरह से। ठीक है। अगली डी फॉर डेली, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ये इसको अपन ऐसे समझेंगे और याद रखेंगे
कि भाई इन्होंने लिखा है NO2, हम उसको लिख देते हैं N2O4। N2O4 में पानी मिलाया तो क्या बनेगा? HNO2 एंड HNO3। अब अगर मीडियम बेसिक है तो ये क्या बन जाएगा? NO2 माइनस, और ये क्या बन जाएगा? NO3 माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ कितने में था? NO2 में कितने में था? +4 में। यहाँ पे कितने में? +3 में। यहाँ पे कितने में? +5 में। तो क्या हो गया? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। ठीक है, इसे याद रखें कि NO2 का इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो आज काफी सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आपने देखी। अब आगे बढ़े तो ग्रीन कलर का एक बड़ा सा बॉक्स पे कुछ लिखा हुआ है, बोला है द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। हमें इसकी कहानी से कोई मतलब नहीं है। इसमें 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं, राइट, और 3 में से 2 IIT JEE वालों ने पूछ भी लिए, तीसरा भी आज नहीं तो कल पूछ ही लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए बात करते हैं। इधर देखिए, 5 मिनट का ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के अलग अलग तरीके हैं, अप्रोच है। एक है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, जैसे क्या मतलब मेरे एवरेज से? आपके पास एक कंपाउंड है S2O3 2 नेगेटिव, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आज थोड़ी देर पहले आया था, क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं इसे बताओ? +2। और ये दोनों का ही, दोनों सल्फर +2 ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है, इसी के बाद S4O6 2 नेगेटिव, बोले इसे बताइए तो बोलेंगे +2.5 ईच, दिस इज द एवरेज वैल्यू। एक तो एवरेज निकालने वाला तरीका है, एक दूसरा तरीका नहीं, एवरेज नहीं, इंडिविजुअल बताओ आप। तो मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं, वाली जेब में कितने रुपए? 100 रुपए। तो हमारा एवरेज 50 है। ठीक है, बट अगर बोलेंगे नहीं इंडिविजुअली बताओ तो मेरे पास 0 इसलिए 100। यस, तो एवरेज वाली बात तो हमने निकाल ली। बोले नहीं इंडिविजुअल बताओ, तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता आप नहीं कर सकते। जैसे अगर इसका इंडिविजुअल पूछ ले तो आपको पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यस, और फिर बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री के बेसिक से वो पता होने चाहिए। फिर ये दोनों ही सल्फर है, तो जब मैं भी सल्फर हूं और मेरे सामने वाला भी सल्फर है, तो क्यों मैं उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्यों मेरे को इलेक्ट्रॉन देगा? तो इस सल्फर को तो किसी से और से को लेने देना ही नहीं। फिर मैं तो एक ही चीज से जुड़ा हूँ, सल्फर से, और मैं भी सल्फर ही हूँ, तो मैं तो किसी को ना दे रहा हूँ ना ले रहा हूँ। ये वाला सल्फर तो आ गया 0। लेकिन अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनमें ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि ये सल्फर का योगदान है उन बॉन्ड्स में। ये जो डॉट वाले इलेक्ट्रॉन में दिखाएंगे उन बॉन्ड में सल्फर का योगदान है, बट ये खींचे चले कहाँ जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। एक तरफ ऑक्सीजन थोड़ा लूट लेगा, तो इस कारण से एक ये इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, तो सल्फर किसमें चला गया? +4 में चला गया। तो हम एवरेज वैल्यू क्या बोल रहे थे? +2 अब क्या आया? 0 एंड 4, एक 0 में और एक 4 में। समझ में आया? तो अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो हम एवरेज वैल्यू बताएंगे, स्ट्रक्चर से हम इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर उससे एवरेज तो आ ही जाएगा कि 2 सल्फर, एक 0 में और एक +4 में, एवरेज के एवरेज +2 है। तो अगर स्ट्रक्चर पता है, जो कि हर किसी का पता नहीं होता, लेकिन अगर पता है तो आप इसे 2 तरह से
स्ट्रक्चर पता है तो आप इंडिविजुअल निकाल सकते हो, फिर एवरेज तो आ ही जाएगा। यस और नो, रुक जाना। और इन सबके स्ट्रक्चर्स एज इट इज वैसे भी आपको पढ़ना ही है। पुराने बच्चे हैं बैठे, ये तो कितनी बार आएगा, अभी तो शुरू हुआ है हमें, ये इतनी बार आएगा, नाम हम सब याद हो जाता है। अब देखिए हमने क्या रटा हुआ है, एवरेज वैल्यू क्या है प्लस 2.5। अब इन दोनों सल्फर को देखो, बोले हमारा तो इधर उधर सल्फर ही है, ये सल्फर कितने में 0, ये सल्फर कितने में 0। इन सल्फर को ये ऑक्सीजन में इससे मिलकर 5 बार लूट लिया, ये जाएगा अकेला +5 में और ये भी जाएगा +5 में, तो एवरेज तो 2.5 आ ही है ना। यस और नो। अब ये कैसे, ये सवाल कैसे पूछेंगे, हमसे कोई डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, और बोले बताओ इनमें से कौन सा सही है डायग्राम, तुम देख के तो बता ही देंगे। तो ये पूछेंगे सिंपल इंटीजर टाइप क्वेश्चन कि इन दिस आयरन व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, व्हाट इज द डिफरेंस, इंटीजर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तब अगर आप बोले एवरेज, ये सारे 2.5 वाले, तो आपने वो गलत सोच लिया। जब वो ऐसा सवाल कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस पूछ रहे हैं, मतलब सारे एक जैसे नहीं है, उस एवरेज वाले को छोड़ दो और आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर इसको पूछ रहे व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द 2 सल्फर एटम्स, तो आंसर हो जाएगा 4। यस और नो। और यहीं पे कहते हैं कंफ्यूजन पैदा होता है, इसी के लिए इन्होंने बोला द पैराडॉक्स, कि कभी ये सही, ये बात भी सही लगती है तो ये बात भी सही लगती है, तो परिस्थिति के अनुसार दोनों ही सही तो है। ठीक है, एक तरह से एवरेज आता है, दूसरी तरफ से इंडिविजुअल आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, रुक जाइए। अब इन्होंने एक बनाया, ब्रोमीन वाला बनाया कंपाउंड, आइए उसको देख लेते फटाफट। अगर मैं फॉर्मूले से देखूं, फॉर्मूला क्या, Br3O8, तो सारे ऑक्सीजन -2 में तो -16, तो इंडिविजुअली कितना होगा +16/3, इंडिविजुअली होगा +16/3, इंडिविजुअल का एवरेज, इंडिविजुअली तो मैं निकालो, बोले इंडिविजुअली निकालो, इंडिविजुअली स्ट्रक्चर चाहिए जो हमें याद रखने पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो देखिए ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन को क्यों देगा, ये वाला ब्रोमीन इस ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, ऑक्सीजन जरूर लूट लेंगे तो +4 आ गया। ये ब्रोमीन इधर इधर 6 बार लूटेगा, +6 में जाएगा, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन लुटा देगा, तो +6 और +4 और +6 हो गया +16, तो वहां पे +16 ही तो हो रहा। ये सॉल्व, ये पूछ लेंगे Br3O8 में व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, फिर इसे पढ़ेगा, बोलेगा आंसर इज 2। ठीक है, ABCD टाइप भी आ सकता है, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे दिए, समझ में आई बात। फिर एक कार्बन वाला देखो, उसको उसका नाम और लिखो, उसको बोलते हैं अलीन ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, अलीन ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड तो बोला ही है उन्होंने, इसका एक और नाम है अलीन ऑक्साइड। अब इसमें स्ट्रक्चर आपके सामने, तो जो बीच वाला कार्बन है वो तो 0 में रहेगा, लेफ्ट राइट वाले +2 में, और ऑक्सीजन -2 में, हाँ या ना। तो एवरेज वैल्यू क्या आती है +4/3, इंडिविजुअल वैल्यू क्या आएगी +2, 0 एंड +2। यस और नो। ठीक है, बाकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन 4 में से 3 तो एनसीईआरटी में दिख ही रहे हैं आपको, एक जो नहीं दिख रहा उसको कॉपी कर लीजिए, H2O3 2 नेगेटिव के एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा, ये कॉपी कर लीजिए।
ओके, अगले पेज पे आइए, सॉल्व एग्जाम्पल 8.7। ये सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है, तो जब बहुत बार पूछ लिया तो एक बार और भी आ सकता है, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले कि व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड डिफरेंटली। ये सवाल ऐसे नहीं पूछते आईटी वाले, वो तो यही पूछते हैं कि Pb3O4 के HCl से रिएक्शन कराई तो बताओ क्या बनेगा, और Pb3O4 के HNO3 से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा। यहाँ तो ये प्रोडक्ट दे रहे हैं और बोले बताइए अलग अलग काम क्यों करते हैं। आईटी वाले पूछेंगे पहले तो बताओ काम क्या करते हैं, वही हमें समझना है। बहुत बढ़िया सवाल है, मार्केट फॉर रिवीजन डिस्कशन कर। देखो Pb3O4 एक्चुअली क्या है, PbO और PbO2, राइट। इसमें ये +4 में है और इसे अगले को ऑक्सीडाइज करने की और खुद रिड्यूस होने की काफी ताकत है, इच्छा है। तो अगर सामने Cl माइनस आ जाए, वो -1 में इसको 0 में भेजा जा सकता है, तो ये 0 में भेज दिए और आप +4 से आगे +2, और जो +2 में था वो +2 में ही बोले ठीक। तो एक तो यहाँ क्लोरीन गैस बनेगी, बन सकती। अब याद करो Pb पंजाबी एम्फोटेरिक है, सामने एसिड HCl, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा। और कौन सा सॉल्ट बनेगा, PbCl2, जो पानी में नहीं घुलता। तो PbCl2 और Cl2 बनेगा, बैलेंस हम कर लेंगे इसको। बात समझ में आई कि +2 वाला +2 में ही है, +4 वाला भी +2 में, बट PbO नहीं मिल रहा क्योंकि PbO तो होता है बेसिक एम्फोटेरिक, सामने HCl है तो एसिड बेस रिएक्शन करो, सॉल्ट बना लो। आई पहली रिएक्शन समझ में। दूसरे पे आओ, दूसरे में भी कंपाउंड तो स्टार्टिंग मटेरियल थी, ये वाला जो Pb है +4 वाला, इसके रिड्यूस होने की भी इच्छा तो बहुत प्रबल है, लेकिन सामने ऑक्सीडाइज किसे कराए कोई है ही नहीं। HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो तो ऑलरेडी +5 में है, और HNO3 तो खुद बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यस और नो? तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो जो Pb +4 में है वो +4 में ही रहेगा। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, +2 वाला बोले मैं तो कर लू भाई, मैं तो रिएक्शन कर लू, क्या हाँ तू कर ले, चल ठीक है। गॉट इट? याद रखना, समझ में आ रही होगी, और समझा सकता हूं, समझाऊंगा अभी समय आने पे, बट याद जरूर रखना कि अगर रेड लेड, क्या बोलते हैं इसको, रेड लेड, अगर रेड लेड की रिएक्शन कराई हमने HCl से, तो वहां रिडॉक्स रिएक्शन होती है, Cl2 ग्रीनिश येलो गैस निकलती है। और अगर उसी रेड लेड की रिएक्शन करें HNO3 से, तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। यस और नो? हाँ, लेड नाइट्रेट में कुछ सोल्यूबल चीज आ जाएगी, PbO2 तो अभी भी नहीं बोलेगा। वहां PbCl2 का PPT आता था, यहाँ PbO2 का PPT आएगा। ये रिएक्शन एकदम याद रखने का पूरा प्रयास करो, पूरा प्रयास रखो। ये नहीं कहा थोड़ा सोच, थोड़ा तो आइडिया लग गया, बाकी उस दिन कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। रटो ढंग से, मैं खुद अभी 5-10 बार और बताऊंगा समय आने पर।
ठीक है, बार बार इन दोनों रिएक्शन पे सवाल आ रहे हैं। फिर है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि टारगेट बैच में नहीं पढ़ाते। अगर आपको पढ़ना हो तो 10वीं के बच्चों को पढ़ा रखा है, 11th 12th में नहीं पढ़ाते, 10th में पढ़ाते हो। तो 10th वाले बैच की किसी वीडियो, कोई भी बैच का 10th का इस साल वाला है, पिछले साल वाला कोई भी हो, स्टार्टिंग ही इसी से होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते, तो वहां देख लीजिएगा। पढ़ाएंगे नहीं, बिल्कुल कतई नहीं पढ़ाएंगे। फिर आइए प्रॉब्लम 8.8 पे ऐसा कुछ खास नहीं है, 8.9 में भी ऐसा कुछ खास नहीं है। हाफ रिएक्शन मेथड और ये कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब आता है रिडॉक्स रिएक्शंस एज द बेसिस फॉर टाइट्रेशंस। लैब में जो टाइट्रेशंस करते हैं उसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे आधार बनती है उसकी बात करते हैं। आप जब 11वीं में थे तब कोरोना नहीं था, शायद लैब में आप गए हो और लैब में टाइट्रेशन करवाया होगा। सबसे पहले जो टाइट्रेशन करवाते हैं वो केमिनोफोर और ऑक्सैलिक एसिड वाला कराते हैं। केमिनोफोर ऊपर ब्यूरेट में और ऑक्सैलिक एसिड नीचे कोनिकल फ्लास्क। ऑक्सैलिक एसिड पानी जैसा दिखता है, केमिनोफोर का पर्पल पिंक कलर होता है। ठीक, अब केमिनोफोर एक एक बूंद आ रहा है, ऑक्सैलिक एसिड तो ढेर सारा है। तो केमिनोफोर तो पूरा खर्च हो गया, 2 बूंद आया तो खर्च हो गया, राइट। कोई और कलरलेस सोल्यूशन था, वो भी कलरलेस है। फिर और केमिनोफोर आया, वो भी खत्म हो गया, सोल्यूशन कलरलेस का कलरलेस। फिर एक समय ऐसा आता है कि केमिनोफोर आया, एक बूंद बूंद आ रहा, आया पिंक पर्पल कलर, 2-3 सेकंड के लिए बच गया, दिख गया, फिर गायब हो गया। शुरुआत में तो आपने ब्यूरेट खोल दिया एकदम, जैसे एक्वागार्ड में से पानी आता है ना, तो वैसे पानी आ रहा है उसमें से, और वो गिर रहा है, लेकिन वो पिंक कलर आ रहा है, पिंक नीचे आते कलरलेस हो जाता है, राइट। फिर थोड़ी देर बाद होता है नहीं, थोड़ा पिंक बच रहा है, तो आपको थोड़ा टाइट कर देना चाहिए ब्यूरेट को, ज्यादा जल्दी लिक्विड को मत बहने दो। फिर बूंद बूंद पे आते हैं, ये बूंद आई, ये पिंक कलर है, बट जैसे आप किसी को दिखाने जा रहे हो, लैब इंस्ट्रक्टर को दिखाने जा रहे हो कि देखो मेरा पिंक कलर हो, गायब हो जाता है। तो कहते नहीं परमानेंट पिंक कलर आने दो, तो 2-4-5 दिन बाद वो आ जाता है, पिंक कलर आया, पिंक रह गया। अब पिंक कलर आया और पिंक रह गया, इसका मतलब केमिनोफोर की रिएक्शन नहीं हुई। तो इससे पहले तो कलर आता, गायब हो जाता, केमिनोफोर आता, खर्च होता, कलर गायब हो जाता। लेकिन अब आया और कलर अभी पिंक पर्पल है, इसका मतलब ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन नहीं हो रही। पहले हो रही थी क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड था, अब नहीं हो रही, इसका ऑक्सैलिक एसिड नहीं है। तो ऑक्सैलिक एसिड खत्म हो गया ना, तो रुक जाओ, फिर रुक जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये टाइट्रेशन का आधार बन गया। और यहीं पे लगे हाथ आपने बात सीख ली कि केमिनोफोर स्वयं एक सेल्फ इंडिकेटर है, उसे किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। मैं होऊंगा तो मेरा रंग होगा, मैं नहीं हूं तो मेरा रंग भी नहीं है। ये सुन लो, यहाँ पे बात लिखी जाए कि केमिनोफोर इज अ सेल्फ इंडिकेटर। शायद इन्होंने बोल दिया होगा वैसे, हाँ बोल दिया, तीसरी लाइन में लिख दिया, देखो तीसरी लाइन में लिखा कि नहीं लिखा, लिखा केमिनोफोर इज अ सेल्फ इंडिकेटर, किसी और की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो टाइट्रेशन का आधार बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आती है। ठीक है, ये हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। लैब में भी जो आप करते थे, जो किया नहीं किया, समझ में आया नहीं आया, उसमें जेई में मान के चलो 15 से 20 नंबर के सवाल एडवांस में वही आएंगे जो लैब में थे। 15 ऑन द लोअर साइड, 15% तो मान के ही चलो आप, क्योंकि ऑर्गेनिक में इतने सारे टेस्ट थे। सॉल्ट एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस के 2 सवाल तो फिक्स है,
फिर आपके टाइट्रेशन पे एक सवाल फिक्स आएगा, फिर जो आपने ऑर्गेनिक में जो किया उन पे भी एक सवाल फिक्स है। तो इस तरह से आपके केमिस्ट्री में जो मानते हैं 36 पे क्वेश्चन आएंगे हो एडवांस में, तो वहां कम से कम 4 सवाल और ज्यादा 6 सवाल सॉल्ट लैब वाले ही होंगे। तो पूरा मैं पढ़ाऊंगा, बट पहले थ्योरी वाली चीज पढ़ा रहा वो पढ़ाऊंगा मैं। अब अगला वाला जो लिखा है इन्होंने, यहाँ पे टाइट्रेशन की बात, ये इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, और वहां पे देखो 7वीं लाइन में लिखा है Cr2SN2 नेगेटिव विच इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर, और वहां पर भी इंडिकेटर लेना पड़ता है। और डाइक्रोमेट के टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर लेते हैं? डाइफिनाइल अमीन, जो कि क्या कलर देता है? ब्लू कलर। ये आज तक पूछा नहीं है, पूछ ले तो बच्चे रो जाएंगे, तुम रट लोगे तो तुम नहीं रोगे, यहाँ लिख लोगे। कैमरे पर तो चाहिए नहीं, वो तो सेल्फ अकेला ही बात है। डाइक्रोमेट के लिए डाइफिनाइल अमीन, और कलर क्या आएगा? बहुत गहरा नीला रंग आएगा। और अब तीसरा टाइट्रेशन, ये हमारे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन, पता नहीं कितनी बार पूछ लिया, 5-7 बार से ज्यादा पूछ ही चुके हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से कॉपर प्लस 2 में मिलाया आयोडाइड, बना Cu2I2 प्लस I2। रट्टा मार दो इस रिएक्शन का। इतनी इंपॉर्टेंट तो शायद ही कोई दूसरी रिएक्शन मिलेगी पूरे कोर्स में, पूरे जेई प्रिपरेशन में। अच्छा, Cu2I2 का रंग बताया मैंने आपको, व्हाइट पीपीटी। और I2 जो बन रहा है तो उसको एक्वस बोल रहे हैं ये लोग, जबकि चालाकी बताई थी मैंने आपको, आयोडीन तो बोलता ही नहीं पानी में, आयोडीन तो पानी में बोलता ही नहीं, एक्वस कैसे बोल रहे हैं? और इसी में 2-3 बार तो ये पूछ लिया कि ये रिएक्शन होगी दिस प्लस दिस, क्या देगा और क्या रंग आएगा, क्या प्रोडक्ट क्या है, रंग क्या है। तो अगर किसी ने ढंग से पढ़ लिया तो उसको मजा आ गया, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा, अदरवाइज उम्र पढ़ के तो आंसर निकालना। और फिर अगर आयोडीन निकाल में लिया तो उस बेचारे को पता ही नहीं कि आयोडीन का कलर आयोडीन वाला नहीं होता। इसका कलर क्या होगा? येलो से लेकर थोड़ा ब्राउन कलर होगा, क्योंकि आयोडीन थोड़ी बोल रहा है, ट्राई आयोडाइड बोल रहा है, I3- बोल रहा है, समझे? लिखो चूको मत। ये 5-7 बार पूछ चुके हैं तो अपने लिखने में क्या आ रहा है? ये फोन अंदर रख लो, गिर जाएगा अभी। इन्होंने लिखा है वैसे एक पैराग्राफ नीचे ये बात, I2 दो इनसॉल्युबल इन वाटर रिमेन्स इन सोल्यूशन कंटेनिंग KI+KI3। देखो लिख दिया, मिली ये बात। आयोडीन वैसे तो नहीं घुलता, लेकिन घुला रह जाता है अगर वहां KI हो, स्पष्ट लिख दी बात, ठीक है। तो जब कोई बोलता है तो बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं, परफॉर्म करते हैं, बोले एनसीईआरटी, तो बोले वो एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर समझ में आया उसे कैसे पढ़ना है। और अभी तो पढ़ा है, प्रैक्टिस तो करेंगे ना हम, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, और जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो मालूम पड़ेगा अगर इसके अंदर 20 क्वेश्चन है तो 10 IIT में पूछे जा चुके हैं, राइट, और बाकी एक एक करके पूछे जा रहे हैं। और अगर आप ढंग से नहीं पढ़ो तो आप उनको कर भी नहीं सकते, ये नहीं करेंगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, करोगे तो पता चलेगा, राइट। ये करेंगे, असाइनमेंट बना रखे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, PYQ जब इतना कर लेंगे तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा विदिन 5 सेकेंड हो जाएगा, और हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा इनमें से। और यही हमारा इस वीक का टारगेट है कि संडे शाम तक बुक 2 हमको 11th की बुक 2 पूरी कर दी, हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये 2 लेक्चर का बोला था, तो भी थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। फिर आयोडीन और ये थायोसल्फेट की रिएक्शन दिखी। Again, this is one of the most important reactions of your course. तो यही पूछ लेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है, समझ रहे हो? राइट, अब जैसे पढ़ रहे हो बता देंगे, वरना
प्रोडक्ट ही नहीं पता, डिफरेंस और ऑक्सीडेशन नंबर का वो फंडा ही नहीं पता, कैसे आंसर पता है? ठीक है, समझ में आया? कुछ गलत बोलते क्या? बोला ठीक है। फिर इसके आगे और एडिशन ऑफ स्टार्च आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आयोडीन मिला। ये रिएक्शन तो आपने सुन ली होगी, पढ़ ली होगी। आयोडीन और स्टार्च क्या देता है? क्या रहा है? आयोडीन और स्टार्च क्या देता है? एक बहुत ही गहरा नीला रंग देता है। हाँ या ना? कभी शायद स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके बताया हो, आलू काट दिया, स्टार्च सोल्यूशन पानी जैसे दिखता है, डालो अरे एकदम से ब्लू हो गया। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन भी बहुत लाइट कलर, आयोडीन सोल्यूशन बहुत लाइट कलर का होता है, येलो से ब्राउन, उसमें डालो उसके ऊपर आलू पे क्या होता है? स्टार्च, एकदम ब्लू कलर आ जाता है। यस, अच्छा कई लोग बोलते हैं जिनको बेचारों में नहीं पता कि आयोडीन सोल्यूशन तो ब्लू ही होता है, तो जब आलू पे डालोगे तो ब्लू हो ही जाएगा, इसमें क्या है? हमने कौन पता कि आयोडीन सोल्यूशन ब्लू नहीं होता, राइट? वरना ब्लू डालोगे तो ब्लू हो ही जाएगा। समझ रहे हो गड़बड़? राइट, तो ये तो याद है ना, आयोडीन का स्टार्च गिव्स यू ब्लू कलर, और आलू में आलू में स्टार्च होता है, पता ही आप लिख लो, आलू प्लस आयोडीन ब्लू कलर। चलिए, फिर आया लिमिटेशन। कोई लिमिटेशन से मतलब नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन, और ये सब अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है पूरा के पूरा। ये टेबल 12 के एनसीईआरटी में आई हुई है। ये टेबल 12 के एनसीईआरटी में टेबल 3.1 डिट्टो यही टेबल है, कोई फर्क नहीं है। ये हमने अच्छे से पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, अब एक बार आप इसके सारे क्वेश्चन स्ट्राइक कर दो, फिर मैं यही क्वेश्चन डिस्कस तो करूंगा ही, और ये भी बताऊंगा यही क्वेश्चन के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्या दबा हुआ है, और यही क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछते हैं। लेकिन एक बार आप ट्राई तो कर लेना। आंसर शायद दिए नहीं, देखो एक बार किताब के लास्ट में इस चैप्टर के नहीं दिए ना, तो वैसे भी तो आप लोग तो क्या मालूम कि आपने जो सोचा है सही सोचा है। तो एक बार ट्राई करें और अगली क्लास में मतलब कल ही हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो आज क्या इनको ट्राई करना है, ये नहीं कि हम गूगल पे जाके आंसर ढूंढ रहे हैं इसका क्या है, मिल जाएंगे गलत। ठीक है, इसे यहाँ हो सही सही जो है बता देंगे आपको। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, सारे क्वेश्चन ट्राई करने, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे और एक असाइनमेंट है वो भी करवाएंगे। चल, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि 2 लेक्चर में हो जाएगा, तो थ्योरी हो गई है। अब डिस्कशन में थोड़ा आधा लेक्चर और ले लेंगे। अब शुरू कर दे अगला, कर देते। अच्छा, बड़ा बसों पेश हो रही है भाई, क्या करे। मैं तो सोचा था कल परसों बड़े आराम से कंबाइंड क्लास, तो ये सोचा था कि आज भी 4 बजे रोक लेंगे तुमको। आज मेरी 4 बजे 11th वालों की क्लास है, तो पता सुबह सुबह बहुत तबीयत खराब से लग रही थी, तो मैं आया नहीं, तो रुका रहा। मैंने दोपहर वाली क्लास देंगे और फिर शाम को तो कंबाइंड क्लास देनी है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं शाम दोपहर को ही जाऊंगा। अब लेकिन अब मौसम को देखते हुए अगर वो आएंगे वो तुमसे ज्यादा है संख्या में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी संभाल पाएंगे। क्या एक बार ट्राई करके देखें, आधा घंटा 4 से 5:30 4:30 है। हाँ हो जाता है। नहीं तुम तो जेल जाते हो, मेरी हालत खराब हो जाती है। तुम्हारी हालतें उतनी खराब नहीं हो, तुम इतने भी नहीं बिगड़े जितना मैं बिगड़ गया। इसलिए मैं तो अभी आते उसके एसी में वो हवा वो जो कह रहा है उसकी फिल्म उसकी मेरी तरफ के नहीं, इधर लगातार हवा आने दो। मेरी आदत तुमसे ज्यादा खराब है। तुम तो अभी यंग भी हो, थोड़ी बहुत जान भी अपने नहीं है, गर्मी लगती बहुत भयंकर। देखे थोड़ी देर रुके, अगर करने वो करने की अगर इच्छा है, हिम्मत है, तो अभी अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी रिडॉक्स, इसीलिए तुमको अभी पढ़ाया, क्योंकि उनको भी रिडॉक्स पढ़ा के छोड़ दिया, और अब एक साथ सबको हाइड्रोजन एस ब्लॉक बी ब्लॉक पढ़ाना।
तो 4 बजे अपन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे, अभी अपने ऑर्गेनिक चलाते हुए, राइट? लाइव ऑर्गेनिक रजिस्टर। हाँ, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ रहे थे हम? ओरिएंटेशन और ईएस हो गया ना? हाँ, टेबल बनवाइए, वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। और पर डीपीपी होमवर्क में नहीं थी, पर डिस्कस हो गई है ना? तो सेलेमिक एसिड वाला कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट था। चल अब थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट कर। अगर आपके पास बेंजीन और आपके पास कोई एल्कीन, अगर एल्कीन में आपने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिला दिया तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल भी आ ही जाए। लेकिन अगर आपने बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का पेयर मिला दिया तो बेशक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इतने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो अटैक करेगा ही करेगा, लेकिन बाद में न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देते कि नहीं हमारी एरोमेटिसिटी में तुम दखल मत दो, हम वापस एरोमेटिक होना चाहते हैं, और वो एक्सप्रेस को निकाल देते, न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देते, फिर तुम बताओ हमारे देख लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। वो एरोमेटिक है और एरोमेटिक बने रहना चाहते हैं, एरोमेटिक है और एरोमेटिक बने रहना चाहते हैं, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन के रास्ते जाते हैं, ना कि एडिशन। पढ़ लिया। फिर इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा कि भाई कैसे होता है। तो एक वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन बच जाएगा, तो ठीक है एरोमेटिक नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। फिर अगर इसमें कोई रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा तो रिएक्शन तेज हो जाएगी, विड्रॉइंग आएगा धीरे हो जाएगी। कहाँ होगी वो प्लस एम माइनस एम से देख लेना। अच्छा, उसमें मैंने देखा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिएक्शन कहाँ होगी और कितनी तेज होगी। दोनों को मिक्सअप मत करो। कहाँ होगी उसका बिल्कुल कट टू कट लिखा है ना, प्लस एम वाला ग्रुप है ऑर्थो पैरा, एल्काइल ग्रुप है ऑर्थो पैरा, या एराइल ग्रुप है तो भी ऑर्थो पैरा, और अगर माइनस एम वाला है तो बेटा। बस ऐसे देखो। अब कितनी तेज या धीरे होगी उसके लिए देखो कि वो रिलीजिंग है या विड्रॉइंग। कहाँ होगी ओरिएंटेशन का जवाब अलग है, कितनी तेज होगी उसका जवाब अलग है। दोनों को साथ में करोगे गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हैलोजन को फिर लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हैलोजन तो प्लस एम शो करते क्या, लेकिन ये तो विड्रॉइंग है क्या, तो प्लस एम ऐसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, विड्रॉइंग है तो रिएक्शन स्लो है, ओएच ये प्लस एम है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और रिलीजिंग है तो रिएक्शन फास्टर है। दोनों के जवाब अलग अलग है, दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कट टू कट पढ़ाया, अलग अलग बताया। फिर हमने इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़ लिया। रिएक्शन वापस आते हैं, इनकी मेन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे होती है, कहाँ होती है, कितनी तेज होती है, वो सब पढ़ लिया। मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म पता है, रिलेटिव रेट पता है, ओरिएंटेशन पता है। अब सवाल उठता है कि भाई मैं किसी सिस्टम में से पहचानूंगा कैसे कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। जैसे अगर मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे, मैं आपको बनाया दे दूं Br प्लस, तो तब यही जाके अटैक करेगा। बट अगर मैं Br2 लिख दूं तो Br2 टूट के Br प्लस से Br बन जाएगा, कॉन्फिडेंस कहां से लाए। तो अपन अब क्या करने वाले, बहुत काम की चीज करने वाले, एक छोटी सी लिस्ट बनाने वाले हैं कि ये कुछ 4-5 इलेक्ट्रोफाइल है, 95% यही बार बार आते हैं, तो इन 5 को पहले ही पढ़ लो ना, राइट। तो लिखो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स।
ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। पहला है हैलोजिनेशन। पहला है हैलोजिनेशन। अगर आप क्लोरीन ले लें और साथ में AlCl3 ले लें। AlCl3 के बारे में अब हम बहुत सारी बातें करेंगे। AlCl3 एक लुईस एसिड, कि मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है जो मुझे करना है, उसके बदले में दूसरे को दुख दे दूं तो इसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये क्या करता है, ये जैसे क्लोरीन इसमें AlCl3 मिला दिया तो ये इस क्लोरीन को अपने साथ में मिला लेगा, राइट। और पीछे क्या बचा है, Cl प्लस, और खुद का बन गया AlCl4 माइनस। और ये Cl प्लस, ये तो साक्षात इलेक्ट्रोफाइल है, यस और नो। अगर इसी के बजाय कोई दूसरा लुईस एसिड ले ले तो मुद्दे की बात है X2 प्लस लुईस एसिड गिव्स यू X प्लस। लुईस एसिड के नाम पे FeCl3 बहुत चलता है, ZnCl2 चलता है, AlCl3 चलता है, इनमें से कोई भी ले लो तो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन देखते ही तुम्हें क्या लिखना चाहिए, X प्लस। अब उस X प्लस को कहाँ लगाना है वो तो तुमको आता ही है। फॉर एग्जाम्पल लिखना नहीं आराम से, अगर तुम्हारे बेंजीन है और बोले Cl2 एंड AlCl3 तो तुम्हें भी ये प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ये क्या देगा, कहाँ लगा है, कहीं भी लगाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, इधर जाते जाते पाँव रुक जाते हैं तो थोड़ा इधर जाते आगे दिखेगा ही नहीं, लक्ष्मण रेखा हो। टोलुइन ले लिया, टोलुइन की रिएक्शन करा दी Br2 प्लस FeBr3 से, राइट। इससे क्या मिलेगा, Br प्लस। अब वो कहां पे जाके जोड़ूंगा, कहां पे जोड़े, ऑर्थो पैरा जनरली पैरा इज मेजर, तो ऑर्थो इज पैरा बन जाएगा। रिएक्शन फास्टर होगी क्या, थोड़ी सी बेंजीन के मुकाबले तो फास्टर होगी, समझ रहे हो आप ये, ठीक है। तो ये तो मुझे पता था, अगर मुझे कोई Cl प्लस दे दे फिर तो उसका आगे क्या करना है मुझे पता है। अगर यहाँ से Br प्लस मिल रहा है तो Br प्लस की रिएक्शन करना तो पता है मेरे को, कहाँ करवानी, कैसे करवानी, मैकेनिज्म सब पता है। बट अगर यही नहीं पकड़ में आया कि इस कॉम्बिनेशन में से क्या इलेक्ट्रोफाइल निकल के आ रहा है तो अटैक कैसा करा हुआ, तो पहले लिस्ट बना लो उसकी। तो लिस्ट में पहला कौन है, हैलोजिनेशन, बहुत सिंपल है, हो गया, लिख लो। अभी 1 मिनट बाद
अभी 2 मिनट जेके सर से डिस्कस कर रहा था कि भाई ये क्लासें कैसे मैनेज करें। तो एक सुझाव ये आया कि एक दिन कर लो, कल सिर्फ एक दिन, क्या तो जो आइडिया सही लगा 2-3 आइडिया डिस्कस किए कि कल सिर्फ मेरी क्लास केमिस्ट्री क्लास है, फ्रेशर बैच में हो और आपकी जो मैथ्स फिजिक्स की जो क्लास होनी है वो हो जाए, और कल उनको पढ़ा दे सुबह से शाम तक, और परसों तुमको पढ़ा दे, और सैटरडे को वापस फ्रेशर वाली क्लास हो जाए, और संडे को वापस तुम्हारी हो जाए। तो 2 दिन चाहिए। सैटरडे को तो है 8 से 1 वाली क्लास तो रहेगी, तो चेंज हो सकती है ना, कोई इतना तो अधिकार है मेरे पास। ये आइडिया ठीक लग रहा है, एक दिन कोर्स हो जाएगा। अगला जो अभी आपको थोड़ी देर में फ्री कर देंगे क्योंकि बैठ ही नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी, प्लस सीट्स कम पड़ेगी। अगर वो लेके आ रहे हैं उस बिल्डिंग से लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम कल परसों कर लेंगे। कल मैं उनकी क्लास ले लूंगा, परसों आपकी क्लास ले लूंगा। संडे तक करना है जो कर लेंगे, उसके तरीके कई बार ढूंढने पड़ते हैं। ये अगर दिवाली के बाद का टाइम होता, नवंबर दिसंबर जनवरी होता, तो वहाँ एयर कंडीशनिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अब है तो उसका क्या करें। अगला जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो है, देखो, नाइट्रेशन। हेलोजनेशन के बाद नाइट्रेशन, क्या है क्या करते हैं? मैं कोई बात नहीं, चल। अगला है नाइट्रेशन। इसके 3 तरीके। पहला, कॉक HN3 प्लस कॉक H2। ये कॉम्बिनेशन देखते ही हमें क्लिक होना चाहिए कि NO2 प्लस ये, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, फिर इसकी रिएक्शन कहाँ कैसे वो सब तो पता है, बट अगर ये कॉम्बिनेशन लेके क्लिक ही नहीं हुआ कि NO2 प्लस दे रहा है तो हम फंस चुके। अब ये रट्टा तो मार देंगे, कॉन्क HN3 प्लस कॉन्क H2 से वो NO2 प्लस बनाओ, लेकिन इसके पर्दे के पीछे बड़े अच्छे सवाल छुपे गए कि NO2 प्लस बना कैसे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अजीब बात है। यहाँ पर H2SO4 acts like an acid। तो इसमें क्या अजीब है? ये रुको भाई, H2SO4 acts like an acid, वो तो एसिड ही, बट HNO3 acts like a base। अब तो हो गया अजीब। HNO3
क्योंकि ऐसा वैसा एसिड नहीं है, बड़ा अच्छा एसिड है। वो कौन सा काम कर रहा है? बेस। क्योंकि H2SO4 HNO3 से ज्यादा अच्छा एसिड, ऑक्सीडाइजिंग पावर में HNO3 आगे है, राइट, लेकिन एसिडिक पावर में H2SO4 काफी आगे। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग H2SO4 है, बहुत ज्यादा H2SO4 है, तो वो तो एसिड वाला काम करेगा। और आपको न चाहते हुए भी, आप एसिड हो, न चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा बेस वाला, और ऐसा वाकई हो रहा है, राइट। अब इस बात इससे NO2 प्लस कैसे पैदा होगा? तो देखिए आप HNO3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसे बना ले HNO3 का स्ट्रक्चर, और इसने एक्सप्रेस लिया। एक्सप्रेस कहां से आया? एक्सप्रेस फ्रॉम H2SO4, ठीक है। और ये एक्सप्रेस लेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ये हो गया प्रोटोनेट। जैसे अल्कोहल एक्सप्रेस लेता है, इससे भी ले लिया। अब क्या होगा भाई? यहां से पानी निकल जाएगा, ये तो अपने बढ़िया बिस्तर समेट के निकल गया, ये तो चला जाएगा। और पीछे क्या बचेगा? ये H2O तो चला गया, पीछे क्या बचा? NO2 प्लस। तो वही तो हम कह रहे हैं, दिस कॉम्बिनेशन गिव्स यू NO2 प्लस, राइट। अब उसमें दूसरी बात कि NO2 प्लस कैसे आया? कि H2SO4 ने एसिड वाला काम किया कि हाँ, लेकिन HNO3 ने बेस वाला काम किया, ठीक है। और फिर वो बेस वाला काम करवाएंगे तो NO2 प्लस दिख भी जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कहाँ करवानी, ऑर्थो पैरा वो सब तो हम कर लेंगे, बट ये कॉम्बिनेशन देखे अगर पकड़ में ही नहीं आया तो हम फंस चुके हैं, ठीक है। लिख लीजिए ऑर्गेनिक डीपी से क्या 35 से 50 के आसपास के ले लो, 35 से 50। उसमें लगी लो शादी देखिए चाहिए। किलो ही दे दूँ नहीं, किलो के नाम से ऐसे खांसी रुक जाए तो मेरी तुम्हारी हाँ जी, लिख लिया। नाइट्रेशन का दूसरा तरीका, वहां पे कौन H2SO4
और कौन के HNO3 नहीं लिखते। दूसरे तरीके में सिर्फ और सिर्फ कौन के HNO3 और इससे भी NO2 प्लस मिल जाएगा। ये कैसे बना? तो यहाँ पे थोड़ी और अजीब बात है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 acts like an acid, right? And another HNO3 molecule acts like a base. कुल मिला के रिएक्शन तो यही हो रही है, बस डिफरेंस क्या है? इस बार दूसरा वाला H+ कौन दे रहा है? HNO3। लेने वाला भी HNO3, देने वाला भी HNO3। H+ फ्रॉम HNO3। HNO3 एसिड और HNO3 बेस है। ठीक है, अब इसे याद रखोगे, वहां सब स्टेटमेंटों का नंबर मिल जाएंगे। ये नहीं कह रही तो अजीब है, बिल्कुल अजीब है, मान लिया, बट नंबर चाहिए ना, लिख लो। तो नाइट्रेशन आप कौन के H2SO4 और HNO3 ले लो तो भी NO2 प्लस बनेगा, हो जाएगा, अटैक कर जाएगा। आप सिर्फ कौन के HNO3 ले लो तो उसमें भी NO2 प्लस घूम रहा है, तो वो कैसे आया? यहाँ पे एक HNO3 ने काम करा एसिड वाला, दूसरे ने काम करा बेस, राइट? ऐसा भी होता है। एक और तरीका भी है, बट वो अभी आज नहीं पढ़ना, बस लिख के छोड़ देना 3, और उसके लिए लगभग 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, समय आएगा आ जाएंगे। या चाहो तो मैं ये लिख दो डाइल्यूट HNO3, कौन के HNO3 नहीं। तीसरा तरीका क्या है? डाइल्यूट HNO3, और इसकी चर्चा NCERT ने मतलब यूज किया है, समझाया नहीं है। मैं भी अभी नहीं समझाना चाहता, समय आएगा समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लिस्ट बना रहे हैं। ये सब पढ़ने का फायदा देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास टोलुइन और मैं उसकी रिएक्शन कराऊं Br2 NaCl Br3, तो ये देखिए क्या क्लिक होना चाहिए, और तो पहला जाएगा। इसी के बजाय इसकी रिएक्शन करा दे कौन के HNO3 प्लस कौन के H2SO4, ये देखिए क्या क्लिक होना चाहिए। अब वो कहाँ लगाए, और तो पहला पे लगा दो। यस, अच्छा, चेंज करके थोड़ा, एक CH3 ग्रुप लगा दिया, और मान लीजिए इधर एक NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये रिएक्शन करवा रहे Br2 NaCl ये क्या देगा? अब उसे कहाँ लगाए, तो ये कह रहा है मेरे ऑर्थो पैरा पे आना, ये कह रहा है मेरे मेटा पे आना, एक ही तो बात है। ये ब्रोमीन यहाँ जोड़ देंगे अपन, समझ में आया? ठीक है, अगर इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना है तो ये लो
तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, होता है, नहीं पढ़ रखा होता तो मुश्किल हो जाता। बोले 2 बेंजीन के लिए भाई, तो 2 बेंजीन के लिए। बोले इसमें ये सेम रिएक्शन कराए थे तो अब कहाँ करवाए? तो पहले तो ये देखिए क्लिक होना चाहिए, क्या आएगा? अब ये वाली भी रहेंगे, ये वाली रहेंगे, किसके पास जाए? तो इसके पास मत जाओ, ये डीएक्टिवेटेड, इधर आओ। इधर भी कहा हो कि इसके ऑर्थो पैराइज। तो यहाँ पे रिएक्शन करानी है, यहाँ मत कराओ, यहाँ मत कराओ, यहाँ मत कराओ, यहाँ मत कराओ। समझ में आया? तो रिएक्शन कहाँ करवाए वो हमने पहले ही पढ़ लिया, प्रैक्टिस करेंगे राइट। और किसकी रिएक्शन कराए अब वो पढ़ रहे हैं कि कहाँ कराए, वो तो ठीक है, कराए किसकी है तो बताओ। तो इलेक्ट्रोफिल पहचानना सीख रहे। गॉट इट। अगला लिखो, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये मत लिखो, इधर फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन लिखो। आप नाम सुना होगा, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये दो है। एक है फ्रीडेल क्राफ्ट का एल्काइलेशन, रुक जाना, फिर लिख रहा नहीं। एक है एसाइलेशन, दोनों बहुत बड़ी रिएक्शन है, बहुत यूजफुल रिएक्शन। हम इसे उनकी एक झलक देखकर, एल्काइलेशन में क्या होगा? एक एल्काइल हैलाइड होगा, क्लोराइड होगा, और कोई लुईस एसिड होगा। इससे क्या मिलेगा आपको? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो जाएगा बेंजीन के लिंकर से अटैक कर देगा। एसाइलेशन में एल्काइल क्लोराइड नहीं होगा, एसाइल क्लोराइड होगा। इसे क्या बोलते हैं? एसाइल। ये एल्काइल क्लोराइड, ये एसाइल क्लोराइड। अगेन लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड फिर से इसको लेके चल जाएगा। पीछे क्या बचा? RCO+। ये एल्काइल कार्बोकेटाइन है, इसे असाइलियम आयन बोलते हैं, असाइलियम आयन, राइट। अब इसका अटैक कराना है बेंजीन के रिंग। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, बेंजीन की रिंग HCl+AlCl3, ये देखिए क्या क्लिक हो रहा है? जोड़ दो बेंजीन की रिंग पे कहीं पे भी। यस, अगर इसी के बजाय इसमें जोड़ दे RCOCl और AlCl3, ये माहौल बनाया, तो इससे क्या बन जाएगा? अटैक कराओ, COR लगाओ। समझे? एक को बोलेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक को बोलेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है, एसाइलेशन में एसाइलियम आयन। कार्बोकेटाइन बोलते हैं, एसाइलियम आयन बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अभी से इंट्रोडक्शन दिया है।
DPP 43 होमवर्क में कर लेना। DPP 43 अब लिस्ट में जो अगला इलेक्ट्रोफाइल है वो है SO3, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। देखो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, उस रिएक्शन को सल्फोनेशन बोल देंगे। सल्फोनेशन अब लाए कहां से? SO3 तो गैस है, तो आप गैस भी पास कर सकते हैं। तो अगर को बोले SO3 गैस पास कर दी तो वो तो क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिकली गैसेस से लैब में काम नहीं होता। वो यूज करते हैं क्या तो बोलेंगे ओलियम, ओलियम बोले कि H2SO7 बोले, कोई फर्क नहीं है। और H2SO7 एक्चुअली क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 एंड SO3। तो ओलियम बोले मतलब ये मतलब SO3 तो हो ही गया। तो सल्फोनेशन के लिए SO3 चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? तो ये बोल सकते हैं, लिखो। ठीक है। अब दूसरा तरीका यह बोलेंगे कौन के H2SO। अब कौन के H2SO बोल रहे SO3 कैसे बनता है, ये बात समझ नहीं समझा दी। यहाँ पर वही फंडा क्या, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 acts like an acid and one molecule of H2SO act like a base। बेस वाले पे ध्यान दीजिए, इस बेचारे ने बेस वाला एक्सप्रेस आया फ्रॉम अनदर H2SO, वो देगा और आपको लेना पड़ेगा। अत्याचार ये बन गया। अब क्या करें? भाग जाए, फिर ये भागेगा, क्या बनेगा? SO प्लस एंड OH, राइट। अब ये सल्फर इस ऑक्सीजन को उकसाएगा कि इस हाइड्रोजन को तूने रख रखा है, कैसा एक हाइड्रोजन आया था मेरे को परेशान कर दिया और तू इस हाइड्रोजन को लेके बैठा, निकाल इसको लूट लिया जाएगा और यहाँ से एक H+ निकाल दिया जाएगा और SO3 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, चलेगा, बनाओ।
अभी रिएक्शन कैसे करें? इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है, बात सही है, बट सल्फर को 3 ऑक्सीजन ने परेशान भी बहुत कर रखा है। पूरा भले ही परसेंट चार्ज नहीं है, बट फिर भी प्रॉब्लम तो है, सल्फर प्रताड़ित महसूस कर रहा है, तो उसको राहत ऐसे पहुंचाएंगे। देखिए क्या अच्छा खासा परसेंट चार्ज है। यदि ये पाई बॉन्ड इसमें डोनेट हो जाए तो देखिएगा पीछे क्या बचेगा, या प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा। तो अब एरोमेटिसिटी तो लानी है, एरोमेटिसिटी तो लानी है, तो क्या करें? यहाँ पर एक एक्स था, उसको बोले भाई तू चला जा, चला जाएगा। फिर जब वो जाएगा इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, एरोमेटिसिटी तो वापस आ गई, फिर उसको जाने मत दो, यहीं पे जोड़ दो। तो ये यहाँ से जा रहा है तो उसको यहीं पे जोड़ दो ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। यस और नो? तो यहाँ से एच निकला लेकिन वहां चला गया, तो बनता क्या है ओवरऑल? ओवरऑल अगर आपने बेंजीन में ओलियम मिला दिया तो ये कंपाउंड बनता है, और इसको लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होती है? थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन इधर अटैक हुआ तो यहाँ से जुड़ गया, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। एरोमेटिसिटी के लिए इसको निकालेंगे, फिर इसको बाहर मत निकालो, इसको यहाँ दे दो। अच्छा हम कहाँ दे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों ने देखा यही बनता है तो मैं वो समझा रहा हूँ आपको। समझ में आया? ओवरऑल ये रिएक्शन हो गई, पढ़े लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मिनट का ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेशन, सल्फोनेशन के रेशो से क्या बोलेंगे? कार्बोनेशन। अब CO2 तो बहुत सेफ गैस है, तो बड़े आराम से कहीं भी मिल जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करो CO2 मिल जाएगी, ठीक है, कोई जहरीली भी नहीं है, कोई ज्यादा एसिडिक भी नहीं। उसकी रिएक्शन पे ध्यान देते हैं कैसे रिएक्शन होती है। जैसे SO3 की रिएक्शन हुई वैसे ही CO2 की रिएक्शन करवा दो, वही टेक्निक। ये इधर अटैक करा दिया, ये आगे चला गया, फिर क्या बनेगा? यहाँ प्लस और ये माइनस, एरोमेटिसिटी वापस आनी है तो यहाँ पे जो है उसको बोलो भाई तू चला जा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, फिर बाद में याद आएगी। कैसे तो मतलब सल्फोनिक एसिड यहाँ बन जाता है, बेंजोइक एसिड SO3 का बन गया SO3H, तो CO2 बन गया CO2H। यस और नो? ये लिस्ट अपन ने बना, ठीक है, लिख लीजिए।
टाइम टेबल के चेंज का मैसेज आपके पास आ जाएगा। कल आपके साथ केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी और परसों फिर पूरे दिन केमिस्ट्री की क्लास होगी। असाइनमेंट कर लेना और एनसीईआरटी 11th की बुक 2 और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है के पास होगी। 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी वैसे सर व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसकी बट अगर आपका तो हार्ड कॉपी है तो अच्छा रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर करनी ही चाहिए, एज इट इज उसमें से सवाल आते हैं, मालूम है उसमें सवाल आ रहे हैं और एक चैप्टर के एग्जाम्पलर करने में आधा घंटा लगता है सिर्फ। ठीक है, तो आजकल इतना ही। ऑर्गेनिक भी चल रही है, इनऑर्गेनिक चल रही है। इस महीने 31 मार्च तक ये इनके प्रकार कोर्स करवाना है। बट हाँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, क्लास ज्यादा लगा लेंगे इसको क्या। चलो अभी खरा होगा लिया